हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ये यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोगों ने पहले कंप्लीट करा है। डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं या थोड़े दिन ही हुए जुड़े, तो वो बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें, ताकि उनको पता चले गहराई क्या है। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो जिन बच्चों ने वो 2 लेक्चर अटेंड करे हैं उनके लिए आज का लेक्चर डायमेंशनल एनालिसिस, बाकी पहले वो देखिए। डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो ये कि सबसे पहले बेटा जी हमें क्लियर होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करें हैं। जो आज पहली बार आए हैं वो प्लीज यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखें, मजा आ जाएगा आप लोगों को। फिजिकल क्वांटिटी क्लियर, यस सही बोल रहे हो। विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental quantities, and other, yes, derived quantities। बिल्कुल सही, आप तो सारा याद करे बैठे हो भाई। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने बेस क्वांटिटीज भी कहा था। और ये 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? मास, यस लेंथ, यस टाइम, बिल्कुल सही, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बात है, बताना जरा, 7th कौन सी थी? यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, फिर हमने इनके बेसिक यूनिट्स लिखे थे। ठीक है, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, इसको कैंडिला में, और ये मॉल में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और पहली 3 क्वांटिटीज को हमने एक स्पेशल नाम दिया था, मैकेनिकल क्वांटिटीज। याद होगा आपको, मैकेनिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्योंकि सारी मैकेनिक्स इन तीनों पर ही बेस्ड है। ओके, अब बात मजे की। डायमेंशन करने के लिए हमें क्या करना है, उससे पहले मैं एक बात डिस्कस कर लूं कि इन 7 क्वांटिटीज के साथ 2 होती है बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक होती है प्लेन एंगल। बड़े बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्लेन एंगल क्या है, और एक होता है सॉलिड एंगल, और इसके बारे में नहीं पता होता कि सॉलिड एंगल क्या है। प्लेन एंगल ये होता है बेटा जो एक प्लेन में एंगल बने, यानी 2D में। 2D में जो एंगल बनते हैं, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो या एक लाइन को रोटेट करते हो, ये उसका फिक्स पॉइंट, मान लो ये ओ से, ओ एक लाइन थी, उसे उठा के आप या बी पोजीशन पर ले गए ए पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये जो आपने थीटा इसको रोटेट करा, दिस इज प्लेन एंगल। ये प्लेन में होने वाला कार्य है। ट्रायंगल जब आप बनाते हो तो ये एंगल प्लेन एंगल होते हैं। जो ज्योमेट्री आपने 10th तक पढ़ी है वो सारी प्लेन में है, तो प्लेन एंगल्स हैं। आप स्फीयर बनाते हो, दीज डायग्राम्स जो हम देख पा रहे हैं ये प्लेनर डायग्राम्स हैं, प्लेनर फिगर्स हैं। तो ये जो पेंटागन आप बनाते हो, ठीक है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये प्लेनर हैं और ये प्लेन एंगल कहे जाते हैं। और इसके जो यूनिट होते हैं प्लेन एंगल के, वो आप सभी जानते हो, वो रेडियन है। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत एंगल बनाए हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 60, बड़े एंगल बनाए हैं आप लोगों ने। ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में हमने इन्हें बड़ी डिटेल में डिस्कस करा। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है बेटा जो 3D में होता है। इससे पहले एक बात बता दूं, सॉरी, प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। आप लोगों ने थीटा L/R करा हुआ, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। थोड़ा रिकैप्चुलेट करके फिर डायमेंशनल एनालिसिस शुरू हो जाएगा।
सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल का बेटे ऐसे मीनिंग है कि मान लो मेरे पास ये कोई एरिया है, ठीक है, मैंने बेटा ऐसे एक एरिया ले लिया, ओके, मैंने एक एरिया ले लिया ऐसे, ठीक, ये जो सारा एरिया मैंने कर्ड पार्ट का लिया है, तो यानी थ्री डिमेंशनल बॉडी का एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। जैसे आप सर्कल में आर्क लेते हो ना, तो मैंने एक स्फीयर का, यानी मेरे पास एक स्फीयर है ऐसे, ठीक है, मैंने उसका एक हिस्सा ऐसे काट लिया, ओके, ये हिस्सा काट लिया, तो ये सेंटर पर कोई एंगल तो सबटेंड करेगा। जब आप सर्कल की बात करते हो तो सर्कल जो है सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है, उसको प्लेन एंगल कहते हैं। वो हम लिखते हैं ये एल, ये रेडियस आर, तो आर का अपॉन रेडियस एंगल मार्क कर लेते हैं एल बाई आर। ये हमारा ऑलरेडी पहले का नॉलेज है कि सर्कल, आर्क, रेडियस, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ, ये उसका रिलेशन हो गया, दिस इज प्लेन एंगल। 3D में क्या करते हैं, मैंने स्फीयर का एक एरिया लिया है, स्फीयर पर जब भी आप एक पोर्शन लोगे वो एक आर्क नहीं होगी, वो एक लेंथ नहीं होगी। स्फीयर पर जब भी एक पोर्शन लोगे, उसका कट लोगे, वो एक एरिया बनेगा। जैसे आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है 2D में, प्लेन में, ये भी एंगल बना रहा है, इसके कोनों से मैं ऐसे मिला रहा हूं, ठीक, ये कोने मिला रहा हूं मैं ऐसे सेंटर के साथ, ठीक है, देख पा रहे हो बेटा जी, मैं ये कोने मिला रहा हूं। जब मैं कोने मिलाऊंगा तो यहां मेरे पास इस तरह की फिगर बनेगी, चेक करो, ये बनी है। इसने भी 3 डायमेंशनली ये एंगल सबटेंड करा है। इफ यू वांट टू सी, तो बेटा जी ये 3 डायमेंशनली एक एंगल सबटेंड हुआ है, जिसका एक साइड से ये चीज बनी, मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा, एक ये चीज बनी, ठीक, और एक पीछे की तरफ से बना, थोड़ा सा वो मार्क कर लेते हैं, वो पीछे की तरफ से बनेगा, ठीक, वो पीछे की तरफ से बनेगा, और एक और मार्क करते हैं, और एक ये वाली चीज बनेगी। तो आप चेक करो, ये 3D में बन रहा है, ये 3D में बन रहा है, दिस इज नॉट इन 2D, ये 3D वाला पोर्शन बन रहा है 3D में। ये जो एंगल सबटेंड हुआ है 3D में, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे देख लो, मैं ऐसे करता हूं, मैं मेरे पास एक पेज है, दिस इज द पेज, ये तो प्लेन है, अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूं आपके सामने, दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, ये जो एंगल बनेगा, जो यहां एंगल बनेगा, दैट इज प्लेन एंगल। लेकिन अगर मैं इसका कोण बना लूं, जैसे आप लोग सॉफ्टी आइसक्रीम खाते हो, कोण बना लूं, ठीक है, अगर मैं इसका कोण बना लूं, लेट्स सी, अगर मैं इसका कोण बनाता हूं, तो ये मैंने कोण बना लिया, ठीक, दिस इज 3D फिगर, दिस इज 3D, दिस इज नॉट प्लेनर, दिस इज 3D। अब ये 3D जो एंगल यहां बना रही, 3D में जो ये एंगल सेंटर पर बन रहा है या नीचे बन रहा है, इस पॉइंट पर बन रहा है, दिस इज 3 डायमेंशनल एंगल, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रायंगल बनाता है ऐसे, या मान लो एक स्क्वायर बनाता, ये दो साइड बनती, तो ये प्लेन एंगल था। अगर मैंने इसका कोण बना लिया, तो जो एंगल कोण बनने से यहां बना है, दैट इज 3D एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जैसे प्लेन एंगल का रिलेशन होता है आर्क अपॉन रेडियस, इसी तरह सॉलिड जो एंगल है वो होता है, जैसे मैंने यहां एरिया लिया ना बच्चे, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, तो इस हिसाब से हम सॉलिड एंगल निकालते हैं, और इसका यूनिट होता है टी रेडियन, इसका यूनिट होता है टी रेडियन, ओके। तो याद रखिए, प्लेन एंगल होता है 2D में, सॉलिड एंगल होता है 3D में। तो ये फिगर जो है हमें क्लियर बता रही है कि ये एंगल कैसे बनने जा रहा है, ओके। ये एंगल प्लेन में बनता है, सॉरी प्लेन एंगल सर्कल की हेल्प से हमने डिस्कस करा, ये एक स्फीयर का कट लेके हमने डिस्कस करा, ओके। तो बात हमें क्लियर है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद अब शुरू करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन पहले बता दूं ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच आर डिफाइंड with the help of fundamental quantities। जो इनकी हेल्प से डिफाइन होती हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, यानी इन 7 क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़कर
बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बनेंगी वो फंडामेंटल है। जैसे देखिए, मान लो मैं बात करता हूं एरिया ऑफ अ स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आप क्या कहोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? ये रही लेंथ। और ब्रेड्थ क्या है? वो भी तो एक तरह की लेंथ है भाई, वो भी एक तरह की लेंथ है। तो ये किससे बना? फंडामेंटल क्वांटिटी से बना। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यू ऑल से डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। टाइम फंडामेंटल है, ये रहा। तो स्पीड क्या होगी? डराइव्ड। तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इनसे बननी है, तो उनको हम क्या कहेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, चलो इतनी नॉलेज के बाद अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा खूबसूरत सा चैप्टर, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से पहले मुझे डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए कि डायमेंशंस होते क्या है, ठीक। और उससे भी पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो ये 7 क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, इनको मैंने डायमेंशंस में लिखना कैसे है। देखो बेटा, मास है, मेरे पास लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एवरीबॉडी नोज। और क्या है मेरे पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। मास को लिखेंगे हम ब्रैकेट में एम के साथ, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बाय कन्वेंशन। लेंथ को लिखेंगे एल से, टाइम को लिखेंगे टी से, टेम्परेचर को लिखेंगे के से, करंट को लिखेंगे ए से, इसे लिखेंगे सी डी से, कैंडिला, और इसे लिखेंगे मोल से। तो ऐसे हम लोग डायमेंशंस में इनको लिखा करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर जो है वो एक नई रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और इसका बेनिफिट कितना ज्यादा है वो विद द डेवलपमेंट ऑफ चैप्टर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अब डायमेंशंस हैं क्या? मैं थोड़ी ड्राइव्ड क्वांटिटीज से बात करता हूं। कोई ड्राइव्ड क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी स्पीड लिखा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। और इसके यूनिट क्या होंगे? दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली मीटर की पावर 1 है, सेकेंड की पावर -1 है। तो मैं क्या कहूंगा? डायमेंशन यानी साइज क्या है उसका, मीटर का साइज। डायमेंशन का मीनिंग होता है कि किस क्वांटिटी पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डायमेंशंस। क्या मीनिंग? फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंस कैसे है। डायरेक्ट डिपेंडेंस है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस है, ठीक है। यानी डायरेक्ट डिपेंडेंस पावर 1 हो जाती है, स्क्वायर के साथ डिपेंडेंस है, क्यूब के साथ डिपेंडेंस है, इनवर्स डिपेंडेंस है, कैसी डिपेंडेंस है, वो पता करने का तरीका है डायमेंशंस। जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं, स्पीड में क्या है? स्पीड हैज 1 डायमेंशन। देखो पावर 1 है ना, मीटर किसका यूनिट है? इन लेंथ, ठीक है, एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। स्पीड में ऐसे है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है? लेंथ और टाइम आ रहा है, ठीक। एम की पावर 1 है, तो लेंथ पर उसकी डिपेंडेंस जो है उसकी 1 डिपेंडेंस है, पॉजिटिव डायरेक्ट डिपेंडेंस। माइनस को इनवर्स डिपेंडेंस कह देते हैं, ठीक है। -1 डायमेंशन इन टाइम, ठीक। और उसी तरह अगर मैं इसके डायमेंशंस लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। जैसे मैं जो लेंथ को क्या लिखना है? एल, और टाइम को क्या लिखना है? टी। तो मैं इसको एल टी पावर -1 कह सकता हूँ। 1 डायमेंशन इन लेंथ, -1 डायमेंशन इन टाइम। उसी तरह अगर मैं बात करना चाहूं बेटा, कोई और क्वांटिटी ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच। तो यानी ये क्या हो गया? यूनिट क्या होंगे इसके? क्यूबिक मीटर। हम क्या कहेंगे? मीटर लेंथ है, तो वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस
इन लेंथ के 3 डायमेंशन है। अगर मैं इसके डायमेंशन इस हिसाब से लिखना चाहूँ, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या लिखूंगा, एल इंटू ब्रेथ भी लेंथ होती है और हाइट भी लेंथ होती है, एल क्यूब, तो 3 डायमेंशन इन लेंथ। डायमेंशन में किसको बोल रहा हूँ, पार्ट्स। चेक करो, 1 डायमेंशन इन लेंथ माइनस 1 डायमेंशन इन टाइम, या 3 डायमेंशन इन लेंथ। इसी तरह एक और लेते हैं, फोर्स लेते हैं, मान लो फोर्स से भी पहले एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, वेलोसिटी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एल, टाइम क्या हो गया, टी, और ये क्या हो गया, टी। मैंने डिस्प्लेसमेंट को एल क्यों लिखा, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ को किससे लिखना है, एल से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ये बाय कन्वेंशन। तो ये क्या हो गया, एल अपॉन टी इंटू टी, ये हो गया एल टी पर -2। क्यों टी पर -2, 1 और 1 2 हो गया ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन हैज 1 dimension in length and -2 dimension in time। ठीक है, अगर मैं फोर्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, दैट इज एम ए। मास को इससे लिखना है एम से, एक्सेलरेशन क्या लिखना है, ऊपर निकाला ही एक्सेलरेशन, ये भी निकाला, एल टी पर -2, 1 1 -2, तो क्या करूंगा, फोर्स हैज 1 dimension in mass, 1 dimension in length and -2 dimensions in time। तो अल्टीमेटली मैंने डायमेंशंस किसको कहा, 1 1 -2 पार्ट्स को। तो डायमेंशंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यस, बहुत बढ़िया। कैसे डिफाइन करेंगे डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आर द पार्ट्स, ये पार्ट्स हैं। ठीक है, किन की, रेज्ड टू, किन के ऊपर लिखी है, रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे, अभी फोर्स का क्या लिखा था, एम एल टी पर -2, देख लो यही लिखा था ना, डायमेंशंस क्या लिखे थे, एम एल टी पर -2। तो ये क्या है, 1 1, चेक करो ये क्या है, 1 1 -2, ये क्या है, पार्ट्स। पार्ट्स को क्या कहा है, डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट रेज्ड टू, किन के ऊपर रेज करी है, मास लेंथ टाइम, तीनों क्या है, फंडामेंटल, रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सो एज टू, ऐसा क्यों करा है, टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे, डायमेंशनली, डायमेंशन के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना है, इसलिए हमने डायमेंशंस लिखे हैं। और डायमेंशंस किसको कहना है, पार्ट्स को। ठीक है, और ये बताते क्या हैं, बताते क्या हैं डायमेंशंस, बताते क्या हैं डायमेंशंस, बोलो, ये बताते हैं, डायमेंशंस टेल्स द डिपेंडेंस ऑफ, किसी भी फिजिकल की डिपेंडेंस, फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस कैसी है, ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशंस टेल्स द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द, किन के ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इट टेल्स कैसी डिपेंडेंस है, कैसी डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसे हम डायमेंशंस कहते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस क्लियर होनी चाहिए, दीज आर द पार्ट्स, दीज आर द पार्ट्स। ओके,
और नेक्स्ट हमें आता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अभी आपने फोर्स को लिखा, ब्रैकेट में बंद कर दो, और इसको हमने क्या लिखा, mLT/-2। तो दिस थिंग इज, ये जो आप लोगों ने अभी लिखा, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमने क्या करा, और हमने क्या करा, डायमेंशंस लिखे, देखो 1 1 -2 डायमेंशंस लिखे हैं, फोर्स के डायमेंशंस लिखे हैं, और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो हमें जो ये मिला उसको क्या कहा, डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी ऑन इनक्लोजिंग डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को इनक्लोज कर दो इन अ ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, ठीक है। व्हाट वी गेट, जो हमें मिलेगा, इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। डीएफ मीनिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हाउ सिंपल, कितना आसान है। और एक बात बता दूं, एक होती है डायमेंशनल इक्वेशन, एक होती है डायमेंशनल इक्वेशन। अभी मैंने क्या लिखा, अभी आपको ध्यान होगा, मैंने लिखा F इज इक्वल टू mLT/-2। देखो, पार्स को क्या कहा, डायमेंशंस, और बच्चे इसको क्या कहा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, इसको क्या कहा, डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस सारे को क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ये डायमेंशनल इक्वेशन है। फिर याद करो, डायमेंशंस क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूं, पार्ट्स ऑफ mLT। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डायमेंशंस को ब्रैकेट में क्लोज कर दो। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास है, जिसकी आप बात कर रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके, इक्वेशन में इक्वल टू आता है ना, इक्वल टू, इधर क्या लिखना है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डायमेंशनल इक्वेशन। तीन चीजें, डायमेंशंस, पार्ट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेट कर दिया, व्हाट आई गेट, डायमेंशनल इक्वेशन। सो सिंपल, ठीक है। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूले तभी आएंगे अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले आते हैं। बहुत क्वांटिटीज हैं, +1 में भी है, +2 में भी है, क्योंकि +1 में हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, +2 में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ते हैं। क्वांटिटीज बहुत आएंगी, कुछ आपकी जानी पहचानी होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो एक बार कुछ नई क्वांटिटीज आपको मिलती हैं तो परेशान नहीं होना, एक बार सिर्फ उनका फॉर्मूला लर्न कर लेना है। जितने फॉर्मूले भी आप टेबल में याद करोगे, देखोगे, वो सारे फॉर्मूले आपके सिलेबस के आर्टिकल्स की डेरिवेशंस बनेंगे। ओके बेटा, तो परेशान नहीं होना, कुछ नई नई चीजें आएंगी, एक बार उन फॉर्मूलों को लर्न कर लेना है, उनकी डेरिवेशन सारे सिलेबस में आ ही जानी है। कुछ की +1 में आ जाएगी, कुछ की +2 में आ जाएगी, बट हमें बेसिक तरीका सीखना है, हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। और मैं टेबल को बड़े ही अच्छे ढंग से बनाने वाला हूं। कैसे, हम टेबल को ऐसे बनाएंगे, जिन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है उनको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। और आपको बहुत आसानी रहेगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने का मजा तभी है जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे याद करने हैं, जिनका सेम है उनको एक साथ लिखूंगा। ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, याद करना है और बहुत इंजॉय करेंगे इस चैप्टर में। फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला लिखेंगे और इधर लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके,
तो ये हमारा सारा सिस्टम रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बहुत आसान, मास एंड इनर्शिया। इनर्शिया भी मास की मेजरमेंट है। देखो मैंने दो क्वांटिटीज लिखी हैं, मास भी और इनर्शिया भी, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है वो मैं एक साथ लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बड़े एमसीक्यूज ऐसे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको ऑप्शंस दी होंगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बताइए, तो आपको अगर ऐसे टेबल लर्न होगा तो आपके वो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, और हमने तो काम ही चुटकियों में करना है। तो सबसे पहले मास और इनर्शिया की, इनर्शिया यू नो, इनर्शिया जो है उसकी मेजरमेंट मास के हिसाब से की जाती है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, और इसको हम एम से लिखते हैं, अभी अभी बताया आपको। ठीक है जी। सेकंड नंबर, तो अब सेकंड मेरे पास लेंथ है, और लेंथ क्या दो, डिस्टेंस क्या दो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या दो, ठीक है, मेजरमेंट तो एक जैसी रहनी है। फिर एम्पलीट्यूड, याद करो एम्पलीट्यूड क्या होता है, थोड़ा बता देता हूं। जो एक वेव होती है इसे हम वेव कहते हैं। तो वेव में आपको पता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये जो होता है, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, वो एक लेंथ ही तो है, वो एक लेंथ ही तो है। ठीक है। फिर इसी तरह वेव की एक वेवलेंथ होती है, आपको याद होगा वेव की वेवलेंथ क्या होती है, दिस इज द वेवलेंथ। ये जो मैंने अभी येलो मार्क करा है, दिस इज वेवलेंथ। क्रेस्ट और ट्रफ पूरी लेंथ मिलाकर बन जाती है वेवलेंथ। ओके। उसके बाद बेटा जी मेरे पास एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है कि कोई चीज कितनी झुकी है, जैसे मान लो ऐसे आपने एक रस्सी बांधी, उसके साथ वेट लटका दिया तो रस्सी ऐसे हो गई। ठीक है, इसके साथ एक वेट लगाया तो रस्सी ऐसे हो गई। तो ये जो भाई नीचे आई है, कितना नीचे आई है, दिस इज डिप्रेशन। तो ये भी एक तरह की लेंथ है। तो कोई फॉर्मूला नहीं क्योंकि फंडामेंटल है, तो इसको एल से लिखेंगे। अब देखो एक चीज में हमने कितनी क्वांटिटीज कर ली, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, डिप्रेशन, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट नंबर 3, अब हमें पता है लेंथ पढ़ रही है तो एरिया पढ़ लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है एलबी, एलबी करेंगे तो लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो एमएलटी की फॉर्म में लिखना है, तो मास है नहीं, m0 L2 T पर 0, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। ये सिंपल जो चीजें इन्वॉल्व हैं उनके, हम जो चीजें इन्वॉल्व हैं उन्हीं को याद रख लेंगे, जो नहीं है वो तो पार 0 कर ही देनी है, आसान रहता है ऐसे। ठीक है जी। नंबर 4 हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, अभी अभी बात करी। एल ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, तो एल इंटू एल इंटू एल, ये हो जाएगा एल क्यूब। और अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना, बात एक ही है। मैं बेसिक लिखूंगा, कंप्लीट आप अपने आप लिखना, हमें तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसी तरह डेंसिटी की बात करने वाला हूं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअली ये मास डेंसिटी होती है, डेंसिटी बड़ी तरह की होती है। अभी मैं मास डेंसिटी लिख रहा हूं जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, फिर सारा कुछ ही करेंगे, इसी चैप्टर में सब कुछ आ जाएगा। लो बेटा, मास को क्या लिखना है m, और वॉल्यूम को क्या लिखना है, वॉल्यूम का अभी निकाला l पर 3, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा m l पर -3। ठीक है। ऐसे अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद हैं तो बड़ा आसान रहेगा। इसका बड़ा आसान तरीका है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले अपने आप ड्राइव कर लोगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। उसका एक तरीका है, एक पेज पर सारी फिजिकल क्वांटिटी लिख लो और उसकी 2 फोटो स्टेट करवाओ, 3 सेट हो गए। एक बार लिखो कुछ भूल जाएंगे, दूसरी बार लिखो याद करके कम भूलेंगे, तीसरी बार देखना सारे के सारे याद। इस ढंग से होमवर्क करोगे कभी परेशानी नहीं आएगी। सारी क्वांटिटीज लिख लो, 3 सेट बनाओ, पहली बार लिखो कुछ छूट गए, फिर याद करो, लिखो फिर छूट गए थोड़े से, याद करो, सारे लिखे गए। 3 बार में पूरी तरह याद हो जाते हैं, और एक बार याद हो गए फिर बेटा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट 6 नंबर पर चलते हैं। इधर मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला पहले लिखना है, फॉर्मूला हमने फॉर्मूला फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है
स्पीड, जैसी स्पीड वैसी वेलोसिटी का होगा। देखो फॉर्मूलों में फर्क है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे तो एल ही आना है ना, तो इसी कारण मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूं इनको। एक होता है एस एन, ये आपने 9th में करा भी होगा, इसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मीनिंग 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड पर सेकेंड मीनिंग बात तो एक ही रहनी है, क्या बना डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो वेलोसिटी को भाई, वहां तो हमने एल ही लिखना है, एल अपॉन टी, तो ये हो जाएगा एल टी पावर -1। क्वाइट सिंपल। आगे लिखने वाले हैं 7 नंबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी का एल टी पर -1 और ये टी, तो मिला के क्या बन गया एल टी पर -2। ओके बेटा, एक्सेलरेशन का एल टी पर -2, और एक्सेलरेशन के साथ एक क्वांटिटी और है जिसका सेम होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आप कहोगे सर ये क्या होता है, बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं कह रहा हूं कुछ नई नई चीजें आएंगी, एक बार ध्यान रख लो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इस जैसा ही होता है, जिनका सेम है मैं लिख रहा हूं। ओके ठीक है, तो एक बार आप ध्यान रख लो, बाद में तो सारी चीजें आपका कोर्स का काम है, सबका सब आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट 8 नंबर, अब 8 नंबर पर चलते हैं। देखो फोर्स, सभी को ही पता है फोर्स होती है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का m हो जाना है और एक्सेलरेशन का क्या हो जाना है एल टी पर -2। अभी तो निकाला एक्सेलरेशन का, चेक करो एक्सेलरेशन का क्या बना, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक, एल टी पर -2, तो ये हो गया मेरे पास। ओके, फोर्स के जैसा और भी होता है, फोर्स, वेट भी एक फोर्स है। याद करो वेक्टर में मैंने टेंशन के कोर्स करवाए, क्वेश्चन करवाए, टेंशन भी एक फोर्स है। और अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा, अपथ्रस्ट वो भी एक फोर्स है। तो फोर्स का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, तो ये सारी फोर्सेस हैं, तो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी पर -2। याद रख लो 1 1 2 2 नेगेटिव लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज होता है, तो याद रखें 112 है, 1 1 -2, लास्ट वाला माइनस 112, याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या आया एम एल टी पर -2 और डिस्टेंस का एल, तो ये हो गया 122। ये भी बहुत यूज होता है, तो याद रखें 122, ठीक है, 122, लेकिन लास्ट वाला नेगेटिव। और वर्क के जैसा ही याद रखें एनर्जी, हीट, ठीक है, और इस जैसे एक टॉर्क होता है, टॉर्क, टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसे भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसी कैटेगरी में रखेंगे। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला तो सेम ही बनेगा। टॉर्क का ही एक नाम होता है कपल, ठीक है, टॉर्क का ही एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ये सारे ही टॉर्क के नाम हैं। ओके, अभी आपको लगेगा सर टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, बेटा टॉर्क का फॉर्मूला भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बट परेशान नहीं होना, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। रोटेशनल मोशन चैप्टर में ये सारा आएगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कुछ क्वांटिटीज नहीं आएंगी, लेकिन परेशान नहीं होना, एक बार उनको गो थ्रू हो जाओ, सारे सिलेबस में सारा कुछ ये क्वांटिटीज ही तो हम लोगों ने चैप्टर बना बना के पढ़नी है। टॉर्क एक चैप्टर आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला करेंगे, कपल निकाला करेंगे, रोटेशनल मोशन का सबसे मेन टॉपिक ही टॉर्क होगा, तो ये सारी चीजें आएंगी, अभी परेशान नहीं होना। आप सोचो सर ये नया नया आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, एक बार बस गो थ्रू हो जाओ, बाकी सारा कुछ कोर्स में आना ही आना है। ओके बेटा जी, आगे चलते हैं। यस, क्वांटिटी नंबर, फिर मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला उसका, और फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके चलो, अब मेरे पास 10 नंबर आ रहा है, नंबर तो हमारा 10 है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे कितनी क्वांटिटीज कर ली हमने, थोड़ा सोचो कितनी कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 होगी, लेकिन हमारा तो 9 नंबर ही हुआ है। 26 क्वांटिटीज को हम लोगों ने अभी टैकल कर लिया। हमारा टेबल का नंबर छोटा होगा, लेकिन बीच में जैसे गागर में सागर भरा होता है। और क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, चुटकियों में करोगे आप लोग, गारंटी है। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी पर माइनस 2 112, और एरिया का एल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करो, ये बन गया एम एल पर -1 टी पर -2। ठीक है, तो ये बन गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फोर्स के जैसा ही होता है स्ट्रेस, फोर्स के जैसा ही होता है स्ट्रेस। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ओके, एक बेटा हम पहले हम बात कर लें, फिर चलो इस पर आगे बात करेंगे। एक बार 10 नंबर जब नोट करोगे ना, थोड़ी जगह छोड़ देना, या कुछ और चीजें लिखूंगा मैं। ठीक है, 11 नंबर लीनियर मोमेंटम। 10 नंबर में मैंने दोबारा आना है, याद रखना, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ दूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़नी है। ठीक है, ज्यादा जगह छोड़ दूं मैं, ये क्या हो गया, ठीक, थोड़ी ज्यादा जगह छोड़नी है मुझे। चलो 11 नंबर देखते हैं, लीनियर मोमेंटम। पता है ना क्या होता है लीनियर मोमेंटम, पी से लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या है एम, और वेलोसिटी का एल टी पर -1, तो क्या बन जाएगा एम एल टी पर -1। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ठीक बेटा जी। और इसके जैसा ही एक होता है इम्पल्स। वैसे इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। जब आप सॉल्व करोगे ना, चीज यही बनेगी। कैसे, फोर्स का क्या होता है 112 है, और टाइम से करो मल्टीप्लाई, तो यही बन गया, यही बन गया। ओके, ठीक। और एक मुझे करना है पहले 12 नंबर स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। देखो शेप अपॉन शेप तो कट जाएगा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगी, तो ये डायमेंशन लेस हो गया, m0 l0 t0, दिस इज डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस रहने वाला है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बेटा लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकती है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, एक शेयर स्ट्रेन भी होती है, वो बात करेंगे हम आगे। ठीक, तो ये डायमेंशनलेस। ओके, स्ट्रेन। तो यहां मैं वापस आ रहा हूं बेटा, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसे कई बुक वाले ई से भी लिखते हैं, और कई ईटा से भी लिखते हैं, इसे कहते हैं ईटा। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये वाला, स्ट्रेन का होता ही नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला, एम पर 0 एल पर 0 टी पर 0, तो यही बनेगा ना, इसे इसी कैटेगरी में रखूंगा, इसी कारण स्ट्रेन पहले करवाया। ओके, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आगे 3 तरह का होता है, यंग मॉडुलस, नए नए नाम आएंगे, परेशान नहीं होना, यंग मॉडुलस, ठीक, बल्क्स मॉडुलस, और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आप कहोगे सर ये क्या होते हैं, कोई बात नहीं, बताएंगे, सिलेबस के साथ साथ बताएंगे जब चैप्टर आएंगे। आपको पता है ना, एक दिन में पीएचडी नहीं होती, एक दिन में पीएचडी नहीं होती। अभी आप इन चीजों से गो थ्रू हो जाओ, सारा हमारा सिलेबस ही है। इलास्टिसिटी हमारा एक चैप्टर आएगा जिसमें सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बात समझ आई। और एक बेटा टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी, ये तो सिंपल ही है ना, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी पर -2
अपॉन वॉल्यूम का L क्यूब, सॉल्व करो यही आ जाएगा। ठीक, तो इन 7 क्वांटिटीज का सेम है, प्रेशर, स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, सबका सेम है। ठीक है बेटा, ये लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं ताकि ये चीजें सारी याद कर लो आप लोग। तो कल हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले और करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और करवा के बाकी टेबल सारा हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है 11th DCG फिजिक्स 11th DCG डाउट क्लियरिंग ग्रुप, उसमें सारे जो नोट्स हैं वो डाल दूंगा ताकि आप याद करें। फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे कल, कुछ क्वांटिटीज का और डिस्कस करके न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर देंगे हम। ठीक है बेटा जी, यहां तक सारा चैप्टर अच्छे ढंग से तैयार करें। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल नए चैप्टर नए लेक्चर के साथ।